हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रवण आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर चॉइस पे। आज जो वीडियो होगा वो सीटेट का इंग्लिश पेडागोजी के बारे में होगा और ये जो बेस्ट 250 क्वेश्चन मैंने सीरीज शुरू किया था ये पार्ट 2 है। तो मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे बेस्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और जो कि आपका सीटेट के लिए बहुत यूजफुल होगा। और मेरा टारगेट है आपको सीटीटी कैसे 100 से प्लस लाना है, वही मेरा टारगेट रहता है। और इंग्लिश पेडागोजी का ये जो क्वेश्चन है बेस्ट 15 क्वेश्चन यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो इंग्लिश पेडागोजी का है, होम लैंग्वेज इज डैश इन ए नेचुरल वे। जो होम लैंग्वेज होता है वो क्या है? नेचुरल वे जो है, पहला जो यहाँ पे है, अब देखेंगे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन से एक आपको वहां से लेना है। होम लैंग्वेज इज डैश इन ए नेचुरल वे। होम लैंग्वेज जो लर्न हो सकता है, टॉट हो सकता है और प्रोमोटेड हो सकता है और एक्वायर हो सकता है। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 का होगा एक्वायर। होम लैंग्वेज जो होता है वो हम नहीं पढ़ते हैं किसी भी तरीके से, पहले हमको वो मतलब लिसनिंग स्किल में उसको याद रह जाता है। जैसे कोई बच्चा हमेशा उड़िया लैंग्वेज सुनता है तो उनको अपने आप उड़िया आ जाता है, वो एक्वायर कर लेता है। और कोई हिंदी लैंग्वेज वाला जो मतलब बच्चा हमेशा सुनता रहता है तो उसको हमेशा वो हिंदी में भी बोलना सीख जाता है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो होगा एक्वायर। तो चलते हैं हमारा दूसरे क्वेश्चन पर। Which of the following is not true while teaching the learners in their mother tongue at primary level? इसका मतलब ये है which of the following is not true, मतलब ये जो 4 ऑप्शन दिया है उनमें से कौन सा सही नहीं है जबकि हम मदर टंग पे प्राइमरी लेवल में पढ़ाते हैं। तो फर्स्ट है इट मेक्स ए लर्निंग इजी, दूसरा इट इज हेल्पफुल इन द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, तीसरा है इट हेल्प्स चिल्ड्रेन इन द लर्निंग इन ए नेचुरल एनवायरनमेंट एंड चौथा है इट डेवलप्स सेल्फ कॉन्फिडेंस इन द चाइल्ड। पहला है इट मेक्स लर्निंग इजी, इससे लर्निंग इजी होता है, इसका मतलब ये सही हो जाएगा। इट इज हेल्पफुल इन द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में मतलब हेल्पफुल होता है, ये जो है ये ट्रू नहीं है। और फिर चलते हैं तीसरा, इट हेल्प्स चिल्ड्रन इन लर्निंग ए नेचुरल एनवायरनमेंट, ये तो सही है, नेचुरल एनवायरनमेंट ही वो सीखता रहता है। और इट डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका डेवलप होता है। तो इसमें से जो यहाँ पे देखना है नॉट ट्रू, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है, हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होगा। तो नॉट ट्रू कौन सा आ जाएगा? इसका आ जाएगा जो है इट इज हेल्पफुल इन द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो आंसर होगा उसका ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद चलते हैं हमारा नेक्स्ट, जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग लेज एम्फासाइज ऑन। जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है वो टीचिंग किसके ऊपर एम्फासाइज करता है? पहला है फॉर्म के ऊपर, दूसरा है राइटिंग के ऊपर, तीसरा है ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंसी के ऊपर और चौथा है लैंग्वेज यूज के ऊपर। तो आपका यह जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है मतलब बातचीत करने और किसी की तरह कम्युनिकेटिव करने से वो एम्फासाइज करता है लैंग्वेज यूज पर। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि लैंग्वेज जब हम यूज करते हैं तो हमारा कम्युनिकेटिव स्किल जो है वो बहुत बढ़ जाता है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिया ए टीचर ऑफ क्लास 2, क्लास 2 में एक टीचर है, उनका नाम रिया है। इज प्रेजेंटिंग द लैंग्वेज आइटम्स इन हर इंस्ट्रक्शन एंड द लर्नर्स आर डूइंग एग्जैक्टली एज शी इज टेलिंग देम टू डू, व्हाट इज शी प्रैक्टिसिंग। तो यहाँ पे जो है रिया एक टीचर है क्लास 2 का, और ये जो भी वो इंस्ट्रक्शन बच्चे को दे रहे हैं वो बच्चे वही इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो क्या प्रैक्टिस करना चाहते हैं? वो ड्यूलिंगुअल मेथड में कर रहे हैं या कम्युनिकेटिव लैंग्वेज मेथड में कर रहे हैं या टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स में कर रहे हैं या डायरेक्ट मेथड में कर रहे हैं? तो यह इसका जो आंसर आ जाएगा टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स। वो बच्चे को जैसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं बच्चे वैसे ही कर रहे हैं। तो 4 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर पर।
व्हाइल टीचिंग लैंग्वेज टू लर्नर्स ए टीचर शुड टीच। जब लैंग्वेज हम टीचिंग देते हैं तो टीचर क्या उनको टीचिंग करना चाहता है। पहला है ऑन आइसोसिलेशन मैनर, दूसरा है इन एन इंटीग्रेटेड, तीसरा है बाय गिविंग इंस्ट्रक्शन और चौथा है थ्रो इमिटेशन। इन आइसोसिलेशन मैनर मतलब उसको अलग करके वो सिखाना चाहता है, दूसरा है एक ही साथ वो सिखाना चाहता है, तीसरा है इंस्ट्रक्शन देके सिखाना चाहता है और चौथा है इमिटेशन मतलब फॉलो करके वो सिखाना चाहता है। तो इसका जो सही आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 5 का वो होगा सेकंड ऑप्शन। वो सबके साथ मिलके यहाँ पे वो सिखाना चाहता है, क्योंकि सबके साथ मिलके वो सीखेगा तो फिर उसको अच्छे तरीके से वो सीख पाएगा। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो 5 का जो ऑप्शन नंबर आएगा वो होगा बी, इसका आंसर है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन की तरफ, और वो है एन इंटोनेशन में बी नॉट बी ए टोन। जब एक इंटोनेशन होता है, इंटोनेशन कौन सा टोन नहीं होता है, एक फॉलिंग टोन होता है या लाउड होता है, राइजिंग या स्लाइडिंग। ये जो 4 यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ये 4 ऑप्शन से कौन सा नहीं है उसको हमको चूज करना है। तो 6 का जो सेकेंड ऑप्शन है लाउड, इंटोनेशन का मतलब लाउड नहीं होता है। तो 6 का जो आंसर आ जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा जो वो उसका आंसर है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। फंक्शनल ग्रामर स्टैंड्स फॉर यूजिंग और टीचिंग ग्रामर इन थ्रो। जो फंक्शनल ग्रामर होता है उसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, यूजिंग, टीचिंग, ग्रामर, आइसोसिलेशन की तरफ, प्रेजिंग और एक्सप्लेनेशन ऑफ लिटरेसी कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट। द फंक्शनल ग्रामर जो होता है उसको हम यूज करते हैं कॉन्टेक्स्ट पर, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के बिना हम फंक्शनल ग्रामर नहीं बता सकते। तो पहला ये जो एम्फासाइज करता है वो है कॉन्टेक्स्ट। तो 7 का जो आंसर आ जाएगा वो होगा कॉन्टेक्स्ट। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है टीचर आस्क्स द लर्नर्स टू थिंक ऑफ आइडियाज क्विकली अबाउट द टॉपिक सेव वाटर। यहाँ पे टीचर बोलते हैं कि मतलब उनको क्या आइडियाज आता है जो टॉपिक है सेव वाटर को लेके। एंड ऑल्सो आस्क देम टू नोट डाउन देयर आइडियाज बिफोर राइटिंग द आर्टिकल ऑन द सेव वाटर। पहले वो बोलते हैं जो सेव वाटर के बारे में लिखने के लिए यहाँ पे टीचर बोलते हैं, तो पहले बोलते हैं कि पहला तुम्हारा जो आइडिया है उसको नोट डाउन करो। किसके बारे में, सेव वाटर के बारे में। तो यहाँ पे टीचर किस पे फोकस करते हैं, उनका चेकलिस्ट पे या ड्रिल पे या ब्रेनस्टॉर्मिंग पे या असेसमेंट पे। ये जो 4 ऑप्शन है, पहला है चेकलिस्ट, वो हाँ या ना में जो आता है चेकलिस्ट होता है। ड्रिल करना चाहते हैं या ब्रेनस्टॉर्मिंग, उनका ब्रेन में कितना वो थिंकिंग पावर है वो देखना चाहते हैं, या उनका असेसमेंट करना चाहते हैं। तो 8 नंबर का जो आंसर आ जाएगा वो होगा ब्रेनस्टॉर्मिंग, वो कितना सोच सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। Which of the following is not a form of literature? यहाँ पे जो 4 दिया हुआ है, ये 4 में से लिटरेचर का फॉर्म कौन सा नहीं है। पहले है मीमोयर, दूसरा है ट्रैवलग, तृतीय है मतलब थर्ड है वन एक्ट प्ले और चौथा है डिक्शनरी। तो यहाँ पे जो फॉर्म ऑफ लिटरेचर है मतलब नहीं है, यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, ये देखना बहुत जरूरी है। Which of the following is not a form of literature? लिटरेचर का फॉर्म नहीं है। तो 9 का जो आंसर आ जाएगा वो होगा डिक्शनरी। एक डिक्शनरी लिटरेचर का फॉर्म नहीं है, वो एक वर्ड का फॉर्म होता है। तो आप ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। व्हेन यू गो टू क्वेश्चन नंबर 10, असेसमेंट। असेसमेंट क्या है? असेसमेंट इज ए प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, बोथ द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड, जजमेंट होता है या प्रोडक्ट ओरिएंटेड। तो असेसमेंट जो होता है वो होगा आपका बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड। वो प्रोसेस ओरिएंटेड भी होता है और प्रोडक्ट ओरिएंटेड भी होता है। तो इसका आंसर जो आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद चलते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्मेटिव असेसमेंट? इसमें से कौन सा फॉर्मेटिव असेसमेंट
नहीं है। पहला है पोर्टफोलियो, दूसरा है ओरल टेस्टिंग, तीसरा है टर्म एंड असेसमेंट और चौथा है एनालिटिकल रिकॉर्ड्स। पोर्टफोलियो जो बच्चों का पोर्टफोलियो रखा जाता है, ओरल टेस्टिंग ओरल क्वेश्चन पूछा जाता है, टर्म एंड असेसमेंट जो कोई भी टर्म के बाद जो असेसमेंट किया जाता है और उनका जो रिकॉर्ड्स किया जाता है उसको बोलते हैं एनालिटिकल रिकॉर्ड्स। तो इसमें जो फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं है वो होगा आपका टर्म एंड असेसमेंट, ये होगा समेटिव असेसमेंट, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट में नहीं आएगा। तो 11 का जो आंसर आ जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ए टीचर आस्क्स द स्टूडेंट्स टू असेस देयर क्लासमेट ड्यूरिंग ए डिबेट कंपटीशन इन द क्लास, दिस मेथड ऑफ असेसमेंट। टीचर क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स को, आपका जो क्लासमेट्स डिबेट दे रहा है डिबेट कंपटीशन में उसको असेसमेंट के लिए वो स्टूडेंट्स को ही बोलते हैं। तो ये जो मेथड है असेसमेंट का, ये कौन सा मेथड है? ये सेल्फ असेसमेंट है, वो खुद को असेसमेंट कर रहे हैं, या ग्रुप असेसमेंट है, एक ग्रुप को असेसमेंट कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल को असेसमेंट कर रहे हैं, और पीर असेसमेंट मतलब स्टूडेंट्स के बीच में असेसमेंट हो रहा है। तो 12 का जो सही आंसर आ जाएगा वो अपने बीच में ही असेसमेंट करते हैं। जो डिबेट दे रहा है वो भी एक स्टूडेंट है और जो असेसमेंट ले रहा है वो भी एक स्टूडेंट है। तो आंसर जो आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वी गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। रिमेडियल टीचिंग इज फॉर, जो रिमेडियल टीचिंग होता है, रिमेडियल टीचिंग किसके ऊपर होता है? द लर्नर टू लर्न बेटर एंड द टीचर टू इम्प्रूव हिज टीचिंग बेटर, द टीचर टू टीच बेटर, इम्प्रूविंग द इमेज ऑफ द स्कूल एंड द लर्नर टू लर्न बेटर। तो रिमेडियल टीचिंग जो होता है वो किसके लिए होता है ना, एक लर्नर को और अच्छे तरीके से वो कैसे इम्प्रूव कर सकता है, इसीलिए हम रिमेडियल टीचिंग करते हैं। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, द लर्नर टू लर्न बेटर एंड द टीचर टू इम्प्रूव हिज टीचिंग बेटर। नेक्स्ट वी गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे मैच करने के लिए दिया है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, आपको मैच करना है। ए है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग। तो यहाँ पे ये जो तीन है, ये तीन आपको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्या दिया है, इट इज यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। ये जो है ये प्रोसेस क्या है ना, लर्निंग और टीचिंग के ड्यूरिंग में ही होता है। दूसरा जो है इट इज यूज्ड व्हेन स्टूडेंट्स रिफ्लेक्ट एंड मॉनिटर, इसको कब यूज किया जाता है ना, रिफ्लेक्ट एंड मॉनिटर करने के लिए यूज किया जाता है। और जो तीसरा है इट इज यूज टुवर्ड्स एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन पीरियड, और इसको इंस्ट्रक्शन लास्ट में यूज किया जाता है। तो इसका जो 13 नंबर है 14 नंबर है, 14 का जो आंसर आएगा वो होगा सी, मतलब पहला होगा 3, उसके बाद होगा 2, 1, उसके बाद होगा। तो देखते हैं क्या क्या होता है। पहला है 3, मतलब ये जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है इट इज यूज्ड टुवर्ड्स एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन पीरियड, 14 का 3। फिर उसके बाद आता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, इट इज यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द लर्निंग, देन सी। फिर 2, असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज द इट इज यूज्ड व्हेन स्टूडेंट्स रिफ्लेक्ट एंड मॉनिटर। ये हो गया आपका मैचिंग। तो चलते हैं, इसका जो सही आंसर आ जाएगा आपको बता देते हैं, वो है ऑप्शन सी। उसके पहले 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 2, ये था उसका आंसर। चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्रोप्रिएट अबाउट लैंग्वेज गेम्स। लैंग्वेज गेम्स के बारे में इसमें से कौन सा अप्रोप्रिएट नहीं है? पहला है लैंग्वेज गेम्स प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट टू द लर्नर्स टू विन द गेम बाय एनी मीन्स। जो लैंग्वेज गेम से प्रोवाइड करता है कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, लर्नर्स को एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट देता है। दूसरा है लैंग्वेज गेम्स आर क्रिएट ए रियल वर्ल्ड कॉन्टेस्ट, जो है क्लासरूम एंड एनहांस द यूसेज ऑफ इंग्लिश, क्लासरूम को एनहांस करता है और इंग्लिश को अच्छे तरीके से समझाता है। तीसरा है लैंग्वेज गेम है जो स्ट्रेस फ्री एंड ए नेचुरल एनवायरनमेंट, और दूसरा है एंड लर्न इंग्लिश इन द वे ऑफ द लर्न लैंग्वेज 1। और जो चौथा ऑप्शन है लैंग्वेज गेम्स क्रिएट एन एनवायरनमेंट इवन फॉर द शाय लर्नर्स टू पार्टिसिपेट।
तो इसका जो सही आंसर आएगा पहला वाला कि लैंग्वेज गेम्स कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट को वो इंक्रीज करता है और लर्नर्स को गेम विन करने के लिए वो इम्प्रोवाइज करता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है ये उसका सही आंसर है। ये था बेस्ट टॉप 50 क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश पेडागोजी। तो ऐसे नया नया वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।